हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके बीच अगले टॉपिक को लेके। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के द्वारा इस चैनल स्टडी फैक्ट पे आप सभी के लिए पॉलिटी का नया सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोग पॉलिटी को शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे। पॉलिटी के हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है, जो कि हमारा फर्स्ट क्लास था, आज ये दूसरा क्लास है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। हमारी यही राय रहेगी कि आप पहले उस क्लास को देख के तब इस क्लास पे पहुंचे। लास्ट क्लास में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के टॉपिक पर चर्चा किया था, जिसमें कंपनी का शासन वाले टॉपिक को हमने खत्म कर लिया था, जिसके तहत हमने सारे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट को खत्म किया था। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, उसमें आज के टॉपिक हमें जो जो पढ़ना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? तो आज हमें 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 का, साइमन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड, भारत शासन, कैबिनेट मिशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन्हीं टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं। हम इन सबको समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक जरूरी टॉपिक जो है वो है 1857 की क्रांति। जो अंतिम अधिनियम आया था वो 1853 में आया था। वो कंपनी के शासन के समय आया था, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन नहीं था, इनडायरेक्ट शासन था। यानी कि वो शासन कंपनी के द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश क्राउन कंपनी को आदेश देती थी, कंपनी को रेगुलेट करती थी और कंपनी भारतीयों पे नियम कानून शासन करता था। लेकिन 1857 की प्रथम क्रांति के बाद, जिसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी हम जानते हैं, इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अब कंपनी के हाथ से, कंपनी के द्वारा भारत में सत्ता कायम रखना मुमकिन नहीं है। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश संसद ने कंपनी के शासन को भंग कर दिया और नए शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत भारत में शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीयों के लिए कानून बनाया जाने लगा। और इसी जो अधिनियम आया था, इस प्रोसेस के तहत जो अधिनियम आया था, उसे हम 1857 का भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसे हम 1857 का भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो आपको भारत शासन अधिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो अधिनियम था उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन अब चूंकि ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा डायरेक्ट भारत में शासन किया जा रहा है, ब्रिटिश संसद के द्वारा डायरेक्ट भारत में शासन किया जा रहा था, इसीलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? भारत शासन अधिनियम। यानी कि पहला अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो ये अधिनियम जो था 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक
महत्वपूर्ण कानून था जिसने भारत में शासन की संरचना में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? कंपनी के शासन को हटा के डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का शासन किया। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन को मजबूत और केंद्रीकृत करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भारत में अब कंपनी के द्वारा शासन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है, लोग विरोध करना शुरू कर चुके हैं। वो किस्मत सही था अंग्रेजों का कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया, वरना अगर भारतीय जनमानस, अगर भारतीय राजा, भारतीय लोग एकजुट रहते, एक साथ रहते, अपने स्वार्थ को छोड़ के लड़ते, सब के सब, तो अंग्रेजों से आजादी मिल गई होती। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। अब डायरेक्ट शासन जो किसका हो गया? महारानी विक्टोरिया का शासन भारत के अंदर शुरू हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इस शासन की विशेषताएं क्या थी, 1857 की क्रांति की विशेषताएं क्या थी। पहला विशेषता यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। पहला इसका विशेषता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन को समाप्त कर दिया गया और किसके अंडर कर दिया गया? इसको ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में शासन हो गया, यानी कि ब्रिटिश ताज के अंडर में भारत का शासन चला गया। क्लियर है? भारत में दूसरा पॉइंट है, भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय की स्थापना की गई। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें गवर्नर जनरल का पद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया और सॉरी कुछ दिक्कत था। तो इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नया पद लाया गया। उस पद का नाम था वायसराय। और इस तरह भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग क्या बने? भारत के प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त किए और ये वायसराय ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व बन गया। ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व था, ये कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं था, ये कंपनी के अंडर नहीं था, ये किसके अंडर था? डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करने लगा। एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम भारत सचिव रखा गया और इस जो पहले भारत सचिव थे वो कौन थे? लॉर्ड स्टैनली को प्रथम भारत सचिव बनाया गया और इसके तहत इनके लिए एक 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। क्या किया गया? 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल या इसे हम भारत परिषद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत परिषद का भी गठन किया गया, जो कहाँ रहता था? ये ब्रिटिश काउंसिल, ये भारत सचिव लंदन में रहता था। कहाँ रहता था? भारत सचिव लंदन में रहता था और ये ब्रिटिश सरकार के प्रति ये भी उत्तरदायित्व था। कोई दिक्कत? उसके बाद केंद्रीकरण और नियंत्रण किया गया।
क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण भारत के शासन पे हो गया। केंद्रीकरण और नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश संसद का क्या हो गया, डायरेक्ट नियंत्रण हो गया। और ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण किसके माध्यम से हुआ, वायसराय के माध्यम से ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश संसद का भारत में नियंत्रण हो गया और केंद्रीकरण, केंद्रीय शक्ति वायसराय को बना दिया गया। उसके बाद चूंकि जैसे कि ब्रिटिशर्स को 1857 की क्रांति का कारण पता था, क्या कारण था, उसके कारण उपजी हुई अस्थिरता, जो अस्थिरता आ गई थी, देश में विद्रोह की भावना आ गई थी, इस भावना को खत्म करने के लिए कुछ कानूनी सुधार का कोशिश किया गया ताकि भारत में स्थिरता बनी रहे और साथ ही साथ भारतीय राजाओं को, रियासत को भरोसा दिया गया कि जो भी सत्ता आपके हाथ में है, जो क्षेत्र आपके हाथ में है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा, उसे आपसे नहीं छीना जाएगा। इनका आश्वासन किसे दिया गया, भारतीय राजाओं को दिया गया। क्या आश्वासन दिया गया कि जो भी क्षेत्र आपके पास सुरक्षित है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। क्लियर है। तो ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया, सत्ता ताज के हाथ में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया, भारत में गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय की स्थापना की गई। भारत का सचिव का पद बनाया गया। पहले सचिव कौन थे, लॉर्ड स्टैनली, और इनके लिए, इनके सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाया गया। और एक और बात कि ये कौन होते थे, भारत सचिव कौन होते थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य होते थे। ब्रिटिश संसद के किसी भी सदस्य को भारत का सचिव बना दिया जाता था और ये लंदन में रह के भारत के सारे वाणिज्यिक सारे कार्यों को रिपोर्ट लेते थे। केंद्रीकरण और नियंत्रण किया गया, वायसराय को शक्ति दिया गया, सारा चीज काम करने का शक्ति वायसराय को इकलौता दे दिया गया। कानूनी सुधार और स्थिरता की कोशिश की गई, जो भी सुधार था, असंतोष का जो कारण था, उसको दूर करने के लिए कानूनी सुधार किया गया। और भारतीय राजाओं को क्या भरोसा दिया गया कि आपसे जो सत्ता है वो कोई नहीं छीनेगा, जो क्षेत्र आपके पास मौजूद है वो क्षेत्र हमेशा से आपके पास ही रहेगा, आगे से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो हम इसके महत्व के बारे में देखते हैं, इसका क्या महत्व है और इसका क्या आलोचना है। तो महत्व ये है कि ब्रिटिश शासन के लिए नई संरचना प्रदान किया गया। क्या किया गया, 1858 का अधिनियम ब्रिटिश शासन के लिए एक नई संरचना मिला, डायरेक्ट संसद को शक्ति मिल गया ब्रिटिश भारत पे राज करने के लिए, और यहाँ से वायसराय का पद दिया गया। इसने भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण की शुरुआत की। विद्रोह के बाद प्रशासन में स्थिरता लाने का प्रयास किया गया। तो ये इसका महत्व है। इसका आलोचना क्या है, अधिनियम ने भारतीयों को सत्ता में भागीदारी का कोई अवसर नहीं दिया। भारतीयों को सत्ता ब्रिटिश संसद के हाथ में चली गई, भारतीयों को इसमें कोई योगदान नहीं लिया गया, कोई भागीदारी नहीं दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया था। ये जो नियम था ये भारतीयों के लिए नहीं लाया गया था, ये नियम ब्रिटिश सत्ता के को मजबूत करने के लिए लाया गया था, ना कि ये भारतीयों के लिए लाया गया था। यह अधिनियम भारतीय जनता के अधिकारों को नजरअंदाज करता था। इससे मतलब भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं था, ये इसका आलोचना किया गया। हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद जो अधिनियम आया वो आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा आया, 61 का भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियम जो था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक ढांचों को आंशिक रूप से विकेंद्रित किया और भारतीयों को शासन में सीमित भूमिका देने का प्रयास किया। चूंकि लास्ट के 1858 का जो अधिनियम था उसमें भारतीयों को भूमिका नहीं दिया गया था, तो उसका सुधार किया गया और भारतीयों को भूमिका दिया गया, लेकिन सिर्फ सीमित भूमिका दिया गया। उसमें क्लियर भूमिका, ज्यादा भारतीयों का योगदान ना के बराबर था, मतलब था ही नहीं, उसमें उनके होने ना होने से कोई मतलब नहीं होता था। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भारतीय प्रशासन में कुछ सुधार करने के लिए लाया गया।
किसके लिए? सुधार और भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। इसका मेन दो ही कारण था, मेन दो प्रमुख मुद्दा क्या था कि 1858 का जो अधिनियम था हड़बड़ी में जल्दबाजी में लाया गया था, 3 साल तक उसको देखा गया, जो दिक्कत हुआ उस दिक्कत को दूर करने के लिए दिक्कत क्या आया कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश लगी और भारतीयों को समावेश किया गया, भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, कोशिश किया गया कि भारतीय को भी इसमें ऐड करने का। तो इसकी विशेषताएं, इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है वायसराय की विधायी परिषद का पुनर्गठन। जो भी वायसराय था, वायसराय की विधायी परिषद जो थी उसको फिर से पुनर्गठन किया गया और अतिरिक्त सदस्य को इसमें शामिल किया गया। जो भी कार्यकारी परिषद जो था वायसराय की, इसका गठन करके इसको शामिल किया गया। उसके बाद इसमें गैर सरकारी सदस्यों का समावेश किया गया। पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्य को भी नामांकित किया गया और ब्रिटिश शासन में भारतीयों को भाग लेने का प्रथम अवसर दिया गया। यानी कि भारतीयों को भी नामांकित सदस्य को नामांकित करने का अधिकार दिया गया। किसको रखना है ये बताइए, आप नामांकित कीजिए। नियमित बैठक आयोजित किया गया कि हमेशा कार्यकारी सदस्यों का नियमित बैठक आयोजित किया गया कि लोगों में असंतोष का भावना नहीं उत्पन्न हो। उसके बाद प्रांतीय विधायी परिषदों का गठन किया गया। हर एक प्रांत में अलग अलग विधायी परिषदों का गठन किया गया और इसी तरह इसी मुद्दा में बंबई और मद्रास प्रांत में भी विधायी परिषद का स्थापना किया गया और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया गया और प्रांतीय जो परिषद थे इन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि आप अपने प्रांत के लिए कुछ कानून भी चाहे तो बना सकते हैं। विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी हुई इसी क्षेत्र के कारण। इसी कारण क्या हुआ, इस नियम के कारण, इस सुधार के कारण विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और यहाँ पे स्थानीय स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे अलग अलग निर्णय लेने का शुरुआत किया गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विधायी प्रक्रिया में सुधार किया गया। क्या किया गया? विधायी प्रक्रिया में सुधार किया गया। नए कानून बनाने का अधिकार मिला वायसराय को। वायसराय का जो विधायी परिषद था उसको भारत में नए कानून बनाने का अधिकार मिला, लेकिन फिर भी वायसराय के पास ही वीटो पावर था। आप कुछ भी कानून बना लीजिए, लेकिन वायसराय अगर चाहेगा तो उस कानून को रद्द कर सकता है, वीटो पावर था उसके पास। यानी कि ये नियम भी नाम मात्र का था, आपको अधिकार दिए हैं, लेकिन अगर वायसराय चाहेगा जब चाहे उसे कैंसिल कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अस्थायी और अस्थायी सदस्यों का प्रावधान। गवर्नर जनरल ने क्या किया? गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय ने। गवर्नर जनरल बार बार दिमाग में रहता है। वायसराय को विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए अस्थायी सदस्यों को परिषद में नामांकित करने का अधिकार दिया गया और अस्थायी सदस्य थे जो प्रशासनिक और विधायी कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदारी दिया गया कि आप प्रशासनिक और विधायी कार्य देखिए, और जो अस्थायी सदस्य थे उन्हें परिषद में नामांकित करने का अधिकार दिया गया कि आप अस्थायी सदस्यों को नामांकित कीजिए, किसको अस्थायी बनाना है। मतलब काम तो करेंगे अस्थायी सदस्य ही, लेकिन अस्थायी सदस्य को यह अधिकार दिया गया कि आप बताइए किनको अस्थायी सदस्य बनाना है। क्लियर है? तो इस तरह से एक और सुधार किया गया। और अगला सुधार क्या था कि भारतीयों की भागीदारी। क्या किया गया? भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। भारतीयों की भागीदारी को यह अधिनियम, ये वाला जो अधिनियम था, भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल करने का पहला प्रयास था और भारतीय समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परिषद में शामिल किया गया। लेकिन ये जो भागीदारी केवल प्रतीकात्मक थी। प्रतिष्ठित व्यक्ति मतलब क्या हो गया कि बनारस के राजा,
पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, तीन लोगों को अधिकार, तीन लोगों को शामिल किया गया। किन्हें किन्हें? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, ये तीन लोगों को अधिकार, तीन लोगों को क्या किया गया? परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, और किया कौन? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। कब किया? ये कानून भले ही 1861 का था, लेकिन किया कब? 1862 में शामिल किया गया। विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया, मतलब कि कहने का मतलब ये है पोर्टफोलियो प्रणाली। विभागीय प्रणाली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोर्टफोलियो प्रणाली का शुरुआत किया गया। इसमें क्या किया गया कि हर एक जो परिषद कैबिनेट के जो सदस्य थे उनको एक एक कार्य दिया गया। जैसे कि वो मंत्री बनते हैं ना कैबिनेट में, अभी के समय का, आधुनिक समय में जो मंत्री परिषद जो बनते हैं कि फलाना मंत्री चिलाना मंत्री जो होते हैं ना, वो मंत्री, उस तरह से उनको एक जिम्मेदारी दिया गया कि आपको, आपके जिम्मेदारी में ये काम है। तो 1861 के अधिनियम के तहत एक एक कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया। इसे ही हम पोर्टफोलियो प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो पोर्टफोलियो प्रणाली का शुरुआत कब किया गया? 1861 के अधिनियम के तहत किया गया पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है कि आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अगर किसी कारणवश, चूंकि 1857 की क्रांति हाल फिलहाल में हुई थी, तो अंग्रेजों के मन में यह भी डर था कि हो सके फिर से क्रांति हो जाए। तो उस सिचुएशन में आपातकाल में क्या किया कि काउंसिल से, बिना काउंसिल की संस्तुति के, काउंसिल से बिना पूछे वायसराय को, आपातकाल में वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि आप कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन इसकी अवधि कितना होगी? 6 माह के लिए। कितना के लिए? 6 माह के लिए की अवधि के लिए ही ये मान्य होगा। सिर्फ 6 माह के अवधि के लिए अधिकार दिया गया कि आप 6 माह के अवधि के लिए ही सिर्फ अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप फिर से 6 माह के लिए आप अध्यादेश जारी कर लीजिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भारतीय कानून में आपातकाल के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं यहीं से लिया गया है, आइडिया यहीं से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम महत्व और प्रभाव। तो इसमें यह पहला मौका था जब भारतीयों को ब्रिटिश शासन की विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया। भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है पहला बार दिया गया, ये पहला मौका था। विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। भारतीय परिषदों की स्थापना ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाया। प्रांतीय परिषद जब हो गया तो केंद्रीय सत्ता को विकेंद्रीकरण किया गया कि अलग अलग प्रांत, स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर भी सत्ता कायम हुआ, वहां भी कानून बनाने का अधिकार मिला। संवैधानिक सुधार का नींव हुआ। संवैधानिक सुधार का पहला चरण था जो बाद में 1892 और 1909 के अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ। इसमें संवैधानिक सुधार किया गया क्योंकि सुधार की गुंजाइश थी, इसलिए सुधार किया गया। तो उसके बाद बार बार सुधार होने लगा। आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली की सुधार की गई। तो विभागीय प्रणाली के विभागीय जो पोर्टफोलियो जो सिस्टम है, उसके कारण जो अभी हम लोग जो देखते हैं मंत्रालय, उसका नींव डाला गया। उसी समय से उससे लोग आइडिया मिला कि एक एक लोग को जिम्मेदारी दे दिया जाए कि अलग अलग अपने अपने कार्य को करने के लिए। इसका आलोचना भी है कुछ। उसका आलोचना क्या है कि भारतीय सदस्यों की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित थी, उनके पास निर्णय लेने का कोई शक्ति नहीं था। यानी कि
सिर्फ आप सलाह दीजिए, हमारा मन होगा तब मानेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे। आपसे हम सिर्फ राय लिए हैं, आपसे हम सिर्फ पूछ रहे हैं। गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय। क्या होगा? वायसराय का नियंत्रण। वायसराय के पास विधायी कार्यों पर अंतिम नियंत्रण था। मतलब कि कोई भी सरकार, कोई भी मंत्रालय, परिषद कुछ भी बोले, वायसराय के पास क्या था? अंतिम नियंत्रण था, जिसमें वीटो का अधिकार था। वो बोल दिया कि नहीं तो नहीं। ठीक है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी। यह अधिनियम भारतीयों को नामांकित तो करता था, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता था? भले ही भारतीय बोलेंगे कि इनको चुनिए, लेकिन उसका नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की जाती थी। ठीक है। तो ये हमारा प्रतिनिधि कहाँ हुआ? उनको मन करेगा तो रखेंगे, हम सिर्फ बोल सकते हैं कि इनको बना दीजिए। उनका मन करेगा तो बनाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं बनाएंगे। तो फिर ये भारतीयों का प्रतिनिधि कहाँ हुआ? और ये सुधार केवल ब्रिटिश शासन की वैधता बनाए रखने और भारतीयों को शांत रखने का एक प्रयास था। ये सुधार जेन्युइन सुधार नहीं था, सिर्फ भारतीयों को लॉलीपॉप दिया गया था कि हम आपको भी शामिल कर रहे हैं। आगे हम बात करें 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रशासनिक और संवैधानिक सुधारों की एक कड़ी का हिस्सा था। यह अधिनियम 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में संशोधन के रूप में पारित किया गया, यानी कि 30 साल बाद फिर से इसमें संशोधन किया गया। और इसका उद्देश्य भारतीयों के विधायी कार्यों में भागीदारी के अधिक अवसर प्रयास करना था। हालांकि यह सुधार सीमित और प्रतीकात्मक ही था। यानी कि आपको अगर ध्यान होगा तो इस समय, इस सुधार के समय भारत में 1885 में ही भारतीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था। कांग्रेस का गठन हो चुका था। तो और इसका शुरुआत से ही यही तो मांग था कि भारतीयों का प्रतिनिधि दीजिए। तो उन्हीं के दबाव के कारण एक और सुधार हुआ और इसमें हम लोग भारतीयों का प्रतिनिधि दिया गया। लेकिन ये भी प्रतिनिधि जो क्या था? सीमित था। तो चलिए हम इसके विशेषता का बात करते हैं। तो पहला विशेषता ये है विधायी परिषदों का विस्तार। जो विधायी जो परिषद थे उनका विस्तार किया गया, यानी कि वायसराय के विधायी परिषद और प्रांतीय विधायी परिषद की संख्या बढ़ाई गई। संख्या बढ़ाई, लेकिन संख्या तो बढ़ाया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुमत जो था वो सब ब्रिटिशर्स का ही था। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन जो क्या बोलते हैं, बहुमत, मेजोरिटी किसका था? ब्रिटिशर्स का ही था, सरकारी सदस्यों का ही था। तो कभी भी काम होगा तो बहुमत पे होगा, तो काम किसके मर्जी से होगा? ब्रिटिशर्स की मर्जी से ही होगा। ठीक है। और उसके बाद निर्वाचन का प्रारंभ किया गया, निर्वाचन शुरू किया गया, लेकिन ये सिर्फ अप्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। कि मतलब हम चुनेंगे, डायरेक्ट नहीं, मतलब कि हम 10 आदमी में चुन लेंगे किसी को। ठीक है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसका मर्जी होता था उसी को चुनते थे। तो ये निर्वाचन क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। मतलब कि विश्वविद्यालय, व्यापारिक संगठन और जिला बोर्ड के माध्यम से सदस्य चुना जाता था। आम जनता का कोई भागीदारी नहीं था इसमें। मतलब कि इसमें बहुत ही रेयर, बहुत ही कम प्रतिनिधित्व था लोगों का, जिसमें विश्वविद्यालय में अधिकतर कौन था? प्रोफेसर, अंग्रेज थे। व्यापारिक संगठन किसका था? बड़े बड़े पूंजीपतियों का था, या वो भी अंग्रेजों का ही था। जिला बोर्ड में कौन था? अंग्रेज ही थे। यानी कि चुनाव कर रहे हैं नाम का, लेकिन चुन कौन रहा है? आपके मतदाता कौन है? अंग्रेज ही हैं। तो फिर ये चुनाव कहाँ हुआ? तो चुनाव का नाम के लिए चुनाव किया गया, लेकिन काम का चुनाव नहीं था। उसके बाद विधायी शक्तियों का विस्तार किया गया। विधायी शक्तियों का विस्तार किया गया। क्या क्या विस्तार किया? कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपको बजट पे कोई दिक्कत है तो, सॉरी बजट पे नहीं,
सार्वजनिक हित के मामलों में कोई दिक्कत है, मतलब पैसा उसा वाला बात नहीं बताइए, लोगों के लिए कोई काम हो रहा है, उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जवाब देने का मर्जी मेरा या मेरा है, मन है तो जवाब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और प्रश्न पूछने के लिए आपको 6 दिन पहले बताना होता था, 6 दिन पहले अर्जी देना होता था कि हमको ये प्रश्न पूछना है, और तब जाके आपको प्रश्न पूछने दिया जाता था। यानी कि चर्चा हो रहा है, उस समय आप कोई प्रश्न पूछिएगा तो ये अलाउ नहीं था। आपको 6 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम फलाना जो काम हुआ उसके बारे में हमको कुछ प्रश्न पूछना है, तो आप अलाउ कीजिएगा, मर्जी होगा तो अलाउ करेंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं अलाउ करेंगे। उसके बाद बजट पे चर्चा, बजट पे चर्चा, चर्चा सिर्फ बात चर्चा कीजिए, लेकिन अब अस्वीकार नहीं कर सकते थे आप। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये बजट नहीं रहेगा, चाहे इसमें कुछ सुधार कर दीजिए, सिर्फ आप चर्चा कर सकते थे, इसमें सुधार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता था भारतीयों के द्वारा। ठीक है, विधायी परिषदों के सदस्यों के द्वारा इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता था या उसमें कुछ चेंजेज नहीं कराया जा सकता था। तो फिर ये चर्चा का क्या फायदा है, कोई फायदा है? तो ब्रिटिशर्स ने झूठ मूठ का एक अधिकार दे दिया गया कि आपको हम भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन ये भागीदारी भी एक तरह से समझिए तो नाम मात्र ही था। तो उसके बाद भारतीयों की भागीदारी, भारतीयों को थोड़ा अधिक प्रतिनिधित्व क्या मिला कि भारतीय नेताओं और व्यक्तियों को परिषद में शामिल किया गया। लेकिन शामिल होने से क्या फायदा है कि आप बजट पे सवाल नहीं पूछ सकते, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछना है तो आपको 6 दिन पहले बताना होगा, या प्रश्न पूछिए हमको मन करेगा तो जवाब देंगे या नहीं जवाब देंगे, तो कोई फायदा नहीं था। लेकिन ये एक तरह से विशेषता कहा जाता है कि चलिए भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से कुछ तो हाँ हुआ। ठीक है, उसके बाद महत्व और प्रभाव पे बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग का परिणाम था ये। यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1885 में अपनी स्थापना के बाद सुधारों की मांग का परिणाम था। मतलब 1885 से ही जो कांग्रेस वाले जो मांग कर रहे थे कि हमको भारतीयों का प्रतिनिधित्व दीजिए सरकार में, वो मांग का परिणाम हुआ, प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन अपने मर्जी का। अधिक भागीदारी, कांग्रेस ने प्रशासन में अधिक भागीदारी और विधायकों के लिए अधिक अधिकार की मांग की थी, तो उसका दिया, अधिकार दिया, लेकिन अधिकार क्या दिया? किसी काम का अधिकार नहीं दिया। आप प्रश्न पूछिए, मन है तो जवाब देंगे, बजट पे चर्चा, चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा मन होगा आप, लेकिन उसमें कुछ कैंसिल नहीं करा सकते, बजट को सुधार नहीं करा सकते हैं, तो वैसा चर्चा का क्या फायदा है? राजनीतिक जागरूकता फैला लोगों में, भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का यह अधिनियम महत्वपूर्ण था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक दिशा देने का प्रारंभिक चरण था। मतलब लोगों को ये लगा कि हम कुछ मांगेंगे तो अंग्रेज देश देंगे, भले ही थोड़ा देंगे लेकिन कुछ तो देंगे। तो ये लोगों को ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिला आंदोलन का, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आया कि आंदोलन करने से कुछ होगा। विधायी प्रणाली में सुधार, विधायी परिषद में कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी, कि मतलब लोग चर्चा वगैरह करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो लोगों को थोड़ा सा जागरूकता होगा, इसका थोड़ा सा पॉजिटिव पड़ा था। सीमाएं, प्रतिनिधित्व का अभाव था, ऑब्वियस बात है, भारतीय परिषद में शामिल किया लेकिन उनकी भूमिका सीमित और प्रतीकात्मक था। आपने शामिल तो कर लिया लेकिन हम किसी काम के नहीं है आपके लिए, आपसे हम कुछ काम दबाव दे नहीं सकते हैं आपको, हम आप मेरे दबाव में काम कीजिएगा नहीं, आपसे हम कुछ सुधार नहीं करवा सकते हैं, तो फिर आप हमको शामिल किए ही क्यों? चुनाव प्रक्रिया अप्रत्यक्ष थी और ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में थी। आप बोल रहे हैं कि चुनाव करवाते हैं, लेकिन जो मतदान से लेके मतदान करने वाला से कराने वाला सब तो वही ब्रिटिश अधिकारी ही है, तो ये चुनाव प्रक्रिया कहाँ से हो गया? ठीक है, सीमित अधिकार, केवल प्रश्न पूछने और चर्चा करने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार देने या न देने से क्या मतलब है? वे न तो किसी प्रस्ताव को पारित कर सकते थे, न ही सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते थे। आप हम चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उससे आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा मन होगा वही करेंगे, तो फिर फायदा क्या है? यह अधिनियम केवल भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए लाया गया था, लेकिन उससे उनकी वास्तविक शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुआ। मतलब कि लॉलीपॉप थमा दिया गया था कि हम आपका बात मान लिए हैं, लेकिन वास्तविक तरीका से उनका कोई बात नहीं माना गया था, एक सिर्फ ये लॉलीपॉप के तरीका पे काम किया। ब्रिटिश अधिकारियों के पास अब भी पूर्ण नियंत्रण था,
गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर के पास वीटो का अधिकार था। मतलब कि गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय, वायसराय के पास अभी भी क्या अधिकार था, वीटो का अधिकार था कि वीटो कर सकता था, आपका जो भी कानून मन है वो मानेंगे, हमारा मर्जी वो कानून कैंसिल, खारिज या नया कानून बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 1909 का अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और ये अधिनियम क्या, ये अधिनियम ही था जो भारत में पृथक निर्वाचन को शुरू किया था। इसीलिए किसे, इसीलिए हम लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसका दूसरा नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मार्ले कौन थे, मार्ले थे, मार्ले कौन थे, मार्ले थे भारत सचिव। क्या थे, भारत सचिव। और मिंटो कौन थे, मिंटो थे, मिंटो कौन थे, मिंटो थे वायसराय। तो ये मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया गया, इसका जो सुधार था, इसकी विशेषता क्या थी, विधायी परिषदों का विस्तार किया गया। तो गवर्नर जनरल का जो भी, सॉरी वायसराय का जो भी विधायी परिषद था, उसकी संख्या को बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। प्रांत में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग संख्या रखा, ऐसा नहीं है कि सब जगह 60 हो गया, तो अलग अलग प्रांत में संख्या अलग अलग था। प्रांतीय विधायी परिषद, प्रांतीय विधायी परिषद की भी संख्या बढ़ाया गया, लेकिन कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ अलग अलग, चूंकि क्षेत्रफल अलग अलग था तो सदस्यों की संख्या भी अलग अलग ही था। उसके बाद है भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि। क्या है, भारतीयों की भागीदारी में, तो भारतीयों को वायसराय की परिषद और प्रांतीय परिषद में भागीदारी अधिक संख्या में शामिल किया गया। लेकिन बहुमत अभी भी केंद्रीय परिषद में बहुमत किसका था, सरकारी लोगों का। हाँ, भले ही प्रांतीय परिषद में मर्जी है गवर्नर का, वहां के लोकल गवर्नर का, तो वो प्रांतीय परिषद में भारतीयों को बहुमत दे सकते हैं, लेकिन केंद्रीय परिषद में सिर्फ ब्रिटिश की बहुमत था, भारतीयों का बहुमत नहीं था। पहली बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद, जो मेन कार्यकारी परिषद था जो वायसराय का, वहां पे शामिल किया गया। और पहले शामिल होने वाले कौन थे, प्रथम, इसमें लिख देते हैं हम, प्रथम बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, शामिल किया गया। प्रथम कौन थे, तो इसमें शामिल होने प्रथम कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, ये प्रथम कार्यकारी सदस्य थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, प्रथम कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, निर्वाचन प्रणाली जो है इसका प्रारंभ किया गया, और भारतीयों को अपना क्या किया गया, विधायी परिषद चुनने का अधिकार दिया गया। विधायी कार्यकारी, वो केंद्रीय परिषद नहीं, प्रांत में विधायी परिषद चुनने का अधिकार दिया गया। लेकिन यह अधिकार सारे भारतीयों को नहीं दिया गया, कुछ विशिष्ट वर्ग और उच्च वर्ग और धनी लोगों को दिया गया। सिर्फ जो पूंजीपति थे या जमींदार थे उन लोगों को ही यह अधिकार दिया गया, या कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे उनको अधिकार दिया गया। मतदान का अधिकार दिया गया, जो भी निर्वाचन प्रणाली में चुनने का अधिकार, यानी क्या दिया गया, मतदान का अधिकार दिया गया उन्हें, कि आप मत देके विधायी परिषद को बना सकते हैं।
उसके बाद क्या था, पृथक निर्वाचन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन वर्ड का मतलब क्या होता है कि वैसा निर्वाचन जहां पे खरे भी सिर्फ विशेष वर्ग के लोग होंगे और उन्हें वोट देने का भी काम कौन करेंगे, उसी विशेष वर्ग के लिए उसी सिर्फ वोट दे सकते हैं। यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, किसके लिए, मुसलमानों के लिए। इस समय मुसलमान, प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि इसमें खरे, वोट में खरे कौन होंगे, खरे भी सिर्फ मुसलमान होंगे और इन्हें वोट भी कौन देंगे, इन्हें वोट भी सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे। कौन देंगे, मुसलमान ही वोट देंगे। मतलब मुसलमान खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। इसको देंगे लिख लीजिए, मुसलमान ही खड़े होंगे और सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में 100 लोग हैं जिसमें 40 मुसलमान हैं, 60 हिंदू हैं, 40 मुस्लिम हैं और 60 हिंदू हैं, तो भी खड़े सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं। 40 लोग के अंदर से ही कोई खड़े होंगे और इनको वोट भले ही बहुमत हिंदुओं का है, लेकिन इन्हें वोट कौन देंगे, सिर्फ मुसलमान ही देंगे। तो इसे पृथक निर्वाचन के नाम से हम जानते हैं। इसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, पृथक निर्वाचन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये क्यों दिया गया था, ये दिया गया था कि चूंकि 1906 में जो मुस्लिम लीग हुआ बना था, अंग्रेजों के सपोर्ट से, अंग्रेजों के रहमो करम पे मुस्लिम लीग जो बना था, तो मुस्लिम लीग को ये वादा किया गया था कि हम आपका बात मानेंगे और आपको हमारा हर नीति का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुस्लिम लीग अंग्रेजों की शुरुआती चरण में अंग्रेजों की हर नीति का सपोर्ट करती थी। इसी के इनाम स्वरूप मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था और ये भारत में फूट डालो राज करो का प्रथम चरण था, प्रथम प्रयोग था, जो प्रयोग एक तरह से सफल हुआ। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक। क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक कौन थे, लॉर्ड मिंटो। तो उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। इनका भी अलग प्रतिनिधि किया गया, कहाँ पे, विधायी परिषद में अलग प्रतिनिधि इनको दिया गया कि आपके लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व रहेंगे। नेक्स्ट अगर आते हैं हम, तो नेक्स्ट हमारा है इसके महत्व। इसके महत्व क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। जो 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, यह अधिनियम भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का एक कदम था, लेकिन यह उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा। भारतीय कांग्रेस अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे अपर्याप्त और निराशाजनक कहा। चूंकि यहाँ पे फूट डाले और राज करो वाला था सिस्टम, इसीलिए इसे अपर्याप्त और निराशाजनक कहा और इसके कारण मुस्लिम लीग का उदय हुआ और ज्यादा। अलग निर्वाचन व्यवस्था ने भारतीय समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। यह कदम मुस्लिम लीग को मजबूत करने, चूंकि अलग निर्वाचक मिल गया, अलग अलग नहीं मिलता तो हो सकता था कि उनका विधायी परिषद में उनका सीट कम आता, हिंदुओं का ज्यादा आता, चूंकि हिंदू बहुल होते। लेकिन चूंकि इनका पृथक निर्वाचन मिल गया, इसलिए इनका भी सीट बढ़ गया, इनका भी जगह बढ़ गया और तो मुस्लिम लीग का थोड़ा सा, ये मुस्लिम लीग को मजबूत करने का ये जो अधिनियम था, ये इसमें योगदान दिया। राजनीतिक जागरूकता फैली इसके कारण। यह अधिनियम भारतीय समाज में
राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम बना। भारतीय नेताओं ने इस अधिनियम की सीमाओं को समझते हुए स्वशासन की मांग को तेज कर दिया कि हम अपना शासन खुद करेंगे, आपके शासन में नहीं चलेंगे। तो स्वशासन इसी के बाद हम लोग में देखेंगे भारतीय राजनीति में होम रूल लीग का शुरुआत हुआ। इसके बाद में आधुनिक राजनीतिक प्रक्रियाओं की शुरुआत हुआ। यह अधिनियम भारत में निर्वाचन प्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का आरंभिक चरण था। हालांकि यह सुधार ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे भारतीयों के सक्रिय भागीदारी को मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, इसका हम अगर डिमेरिट देखें, सीमाएं या आलोचना देखें तो सीमित प्रतिनिधित्व था। भारतीयों केवल सलाहकार की भूमिका दी गई थी, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सिर्फ सलाहकार थे, उनके पास कोई वास्तविक शक्ति था नहीं। आप सलाह दीजिए, मन है तब मानेंगे और नहीं मन है तब नहीं मानेंगे। अलग निर्वाचिका की समस्या, पृथक निर्वाचक की जो वो भी अलग समस्या आ गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे दिया कि धर्म के अनुसार तुम हिंदू है, मुसलमान है, इस भावना को बढ़ा दिया। यह भावना भविष्य में फूट डालो और राज करो नीति के लिए आधार बन गया। ठीक है, कि अंग्रेजों का जो नियम था ये शुरुआत हो गया, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि धार्मिक धर्म के मामले में दोनों को अलग कर देंगे तो इनका जो भी मांग है, इनका जो भी आंदोलन है, इसको शांत किया जा सकता है। प्रतिनिधित्व का चयन सीमित वर्गों के लिए तक ही सीमित था, चूंकि मतदान का अधिकार सीमित लोगों को दिया गया था, सबको नहीं मिला था। आम जनता की भागीदारी इसमें न के बराबर थी और ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण थे। विधायी परिषद के अधिकार ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थे। भारतीयों के पास वास्तविक प्रशासनिक शक्ति अभी भी नहीं मिला था। नेक्स्ट बात करें 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इसमें और भी ज्यादा पृथक निर्वाचन को सीट को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसमें और भी लोगों को और भी संप्रदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो इसके विशेषता हम देखते हैं। इसमें द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया। क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया, यानी कि एक देश में दो तरीके से कानून बनाया जाए, एक केंद्रीय तौर पे और एक प्रांतीय तौर पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें प्रांत को दो भाग में बांट दिया गया। प्रांत में शासन जो भी होता था इसको दो भाग में बांटा गया। सॉरी, वो केंद्र और प्रांत नहीं, प्रांत के शासन को ही क्या किया गया? दो भाग में बांटा गया। एक में एक तरफ कानून बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास रहा और एक में कानून बनाने का अधिकार भारतीयों के पास आया। जैसे कि अंग्रेजों के पास था उसे आरक्षित विषय या रिजर्व सब्जेक्ट बोलते थे, और जो भारतीयों के पास आया, विधायी परिषद के पास आया, उसे हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या स्थानांतरित विषय बोलते थे। तो रिजर्व जो भी था, रिजर्व में था क्या क्या था? रिजर्व में आपका रेल आ गया, जेल आ गया। ठीक है, कानून व्यवस्था आ गया, भूमि राजस्व टैक्स आ गया, और पानी जल स्रोत वाला जो भी नियम था वो अंग्रेज बनाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जो भी सार्वजनिक कार्य जो होता और स्थानीय स्वशासन का कार्य कौन करेगा? ये आपके भारतीय जो मंत्री थे वो करेंगे। लेकिन फिर भी इन सबसे ऊपर जो था प्रांत का गवर्नर, उसके पास वीटो पावर था कि आप कानून बनाए हैं, अगर उससे ब्रिटिशर्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस कानून को खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि लास्ट पावर ब्रिटिशर्स के पास ही थी। ये भारतीयों को एक तरह से नाम मात्र का पावर दिया गया, क्योंकि सबसे ऊपर गवर्नर बैठा हुआ है, वो किसी भी कानून को आपके खारिज कर सकता है अगर उसके फायदा के लिए, ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश क्राउन के फायदा के लिए नहीं हुआ, तो वो किसी भी कानून को क्या कर सकता है? खारिज करने का अधिकार रखता है। क्लियर है?
तो ये था केंद्र में द्वैध शासन डायरेक्टी का शुरुआत हुआ। उसके बाद केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बना, मतलब द्विसदनीय विधायिका बनाया गया केंद्र में। इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का निर्माण किया गया। दो सदन जो थे इन्हें भी ब्रिटिश संसद के जैसे ही यहाँ भी भारत में भी केंद्र में क्या किया गया, 2 सदन का व्यवस्था कर दिया गया। और इसमें जो भी काउंसिल ऑफ स्टेट था उसका नाम रखा गया उच्च सदन और लेजिस्लेटिव असेंबली को रखा गया निम्न सदन। उच्च सदन में 60 सदस्य थे, ठीक है, जिनका 33 का चयन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता था और निम्न सदस्य में 145 सदस्य थे, जिसमें 104 का चुनाव के द्वारा आते थे और 41 सदस्य को वायसराय नियुक्त करते थे। कौन करते थे? वायसराय। 41 वायसराय द्वारा नामित किए जाते थे, उसमें नॉमिनेट किए जाते थे। तो 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। 1919 में क्या हो गई? द्वैध शासन का शुरुआत कर दिया गया। और उसके बाद विधान परिषद के अधिकार का विस्तार किया गया। विधान परिषद को केंद्रीय विधायिका में, विधान परिषद के लेजिस्लेटिव असेंबली को केंद्रीय विधायिका में कानून बनाने का और बजट पे चर्चा करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, और विधायकों को सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछने का, ठीक है, और प्रस्ताव लाने का अधिकार मिला। लेकिन फिर भी वही बात, गवर्नर के पास अंतिम पावर मौजूद था, वीटो पावर मौजूद था। मर्जी है तो मानेंगे, नहीं मर्जी तो नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता में वृद्धि। प्रांतीय सरकार को ज्यादा स्वतंत्रता दिया गया। प्रांतीय बजट को केंद्र से अलग कर दिया गया कि आप अपने लिए खुद का बजट बनाइए। उनको कर लगाने का अधिकार दे दिया गया, आप टैक्स इंप्लीमेंट कीजिए। टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया, आप टैक्स को रिसीव कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और अपने मर्जी से किसी भी क्षेत्र पे, किसी भी जगह पे जितना मर्जी उतना टैक्स आप लगा सकते हैं। इसका भी अधिकार दिया गया। बजट बनाने का अधिकार दिया गया, कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया, ठीक है। तो भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि की गई। भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि, पहली बार भारतीयों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया, ठीक है। भारत के मंत्रियों को प्रांतीय सरकार में शामिल किया गया, ठीक है, पहली बार। और भारतीयों को प्रांत में सरकार विधायिका को निर्वाचित करने का भी अधिकार दिया गया। तो भारतीयों की भागीदारी भी इसमें बढ़ाया गया। उसके बाद अलग निर्वाचिका का विस्तार, यानी कि पृथक निर्वाचन, जो 1909 में शुरू किया गया था, सिर्फ मुसलमानों को दिया गया था, इस बार और बढ़ा दिया गया। इसमें सिखों को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया, ईसाइयों को भी दे दिया गया, यूरोपियों को भी दे दिया गया, व्यापारिक समुदाय के लोगों को भी, पारसियों वगैरह सबको इसमें दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें और मुसलमानों का तो जारी ही रहा, और इसके साथ साथ सिख का, ईसाई का, यूरोपियों का, एंग्लो इंडियन का, इन सब का अलग निर्वाचक चालू कर दिया गया। और तो इस कारण से लोग और ज्यादा फूट डालो राज करो की नीति को लागू कर दिया गया, ठीक है। पृथक श्रेणी के मतदाताओं का प्रावधान, इसमें क्या किया गया? पृथक श्रेणी के मतदाताओं का प्रावधान किया गया। मतलब कि विशिष्ट संपत्ति, अलग अलग तरीके के लोगों का, अलग अलग जाति तबके के लोगों को ऐड किया गया। लेकिन उसमें भी एक शर्त था कि वो पैसे वाले होना चाहिए, ठीक है, विशिष्ट संपत्ति वाले होना चाहिए, ज्यादा टैक्स देने वाले होना चाहिए, ज्यादा शिक्षित होने चाहिए, या खूब बड़े बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए। उसमें जाति धर्म सबके लोगों को लिया गया, लेकिन उसमें भी जो ऊंचे तबके के लोग थे, जो वेल एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे ज्यादा थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो जमींदार थे, वैसे लोग को ही लिया गया। यानी कि आम आदमी को तो लिए, लेकिन सारे आम आदमी को नहीं लिया गया लगभग। लेकिन फिर भी लगभग 10% भारतीयों को यह अधिकार
मिला। ठीक है, उसके बाद सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई। क्या किया गया? सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ा दिया गया। तो सिविल सेवा का जो एग्जाम होता था उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को नियुक्त किया जाने लगा, लेकिन सबसे ऊंचे पद पे अभी भी ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, अभी भी भारतीयों को बड़े बड़े पदों पे नहीं रखा जाता था, भले संख्या बढ़ा दिया गया लेकिन वो छोटे छोटे पदों पे ही रहते थे, बड़े बड़े पद पे नहीं रहते थे। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सुधार भी किया गया, कृषि के क्षेत्र में भी सुधार किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया गया, और भारतीयों को इन क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता दी गई कि आप कानून बनाइए, आप थोड़ा सा इसमें बताइए क्या दिक्कत है, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो ये थोड़ा सा स्वतंत्रता दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसके महत्व पे बात करते हैं। क्या महत्व था? तो स्वशासन की दिशा में पहला कदम था, भारतीयों को द्वैत शासन जो लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें स्वशासन था, भारतीयों को अपना कानून बनाने का अधिकार मिल रहा था, भले ही सीमित क्षेत्र में मिल रहा था लेकिन कानून बनाने का तो अधिकार मिला। प्रांतों में भारतीय मंत्री को नियुक्ति स्वशासन की दिशा में एक बड़ा कदम था। अलग अलग आपको मंत्री बनाया जा रहा था अपने क्षेत्र के, वहां से भारतीयों को स्वतंत्रता तो मिला स्वशासन का। राजनीतिक जागरूकता हुआ, भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता को, राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिला, राजनीतिक जागरूकता मिला। तो इसी कारण असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन सफल क्यों हुआ? क्योंकि लोग इससे लगा कि फायदा है, हम मांग कर रहे थे तो स्वशासन मिल रहा है। ठीक है, तो स्वशासन से फायदा है, तो इसीलिए तो बाद में कुछ लोग राजनीति से छोड़ के ही जुड़े थे ना। असहयोग में बहुत लोग राजनीति छोड़ के आए थे ना, जैसे चित्तरंजन दास, ये लोग क्या थे, राजनीति छोड़ के इंटर किए थे असहयोग में। इसीलिए तो गांधी जी जब असहयोग वापस लिए तो गुस्सा हो गए थे। ठीक है, अलग निर्वाचिका का विस्तार कर दिया गया, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को बरकरार रखा और मजबूत किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ा, कांग्रेस की मांग को पूरा करने में असफल रहा। यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग को, जो स्वशासन का पूर्ण मांग था, उसको नहीं दिया और इसीलिए कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त और निराशाजनक कहा। चूंकि होम रूल में कांग्रेस का क्या मांग था, जो सबका मांग क्या था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, हमें होम रूल, अपना स्वशासन चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्वशासन तो मिला लेकिन सीमित स्वशासन मिला। तो ये एक प्रभाव पड़ा इसका। इसका सीमा क्या था कि द्वैत शासन की जटिलता था, द्वैत शासन का जटिलता था। तो प्रांतों में आरक्षित और स्थानांतरित विषयों की व्यवस्था जटिल और अक्षम साबित हुई। गवर्नर के पास अंतिम अधिकार होने के कारण भारतीय मंत्रियों की भूमिका सीमित रह गई। ठीक है, भारतीय मंत्रियों की भूमिका क्या थी? ये सीमित थी, ज्यादा इसमें कोई भूमिका नहीं था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी, केवल संपन्न और शिक्षित वर्ग को ही मताधिकार दिया गया था। आम जनता की भागीदारी लगभग 9 के बराबर थे, क्योंकि भारत में उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी, अधिकतर लोग तो गरीब ही थे, तो आम लोग चुन के गए नहीं, आम लोग के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, वो धनी, वेल एजुकेटेड और धनी मनी लोगों के सरकार थी वो। अलग निर्वाचिका का दुष्प्रभाव पड़ा, अलग भारतीय समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया, एकता को कमजोर किया। केंद्र में ब्रिटिश नियंत्रण था, केंद्रीय विधायिका के अधिकार सीमित थे और वायसराय के पास वीटो पावर था। क्या था? वायसराय के पास वीटो पावर था, इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों का वर्चस्व था वो बना रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं थे। कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं एवं 10 अनुसूची थी। 10 अनुसूची थी, 321 धाराएं। सोचिए, सबसे अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिनियम यही था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूची शामिल थी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये भारत में संघीय शासन की स्थापना किया था।
स्थापना वैसे हो नहीं पाया, कोशिश जरूर किया था कि द्वैत शासन को हटा के एक फेडरलिज्म का स्थापना किया जाए और इस अधिनियम ने भारत को केंद्र और प्रांतों में विभाजित करते हुए एक संघीय ढांचा स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, संघीय क्या किया गया कि संघीय शासन में क्या था कि जो ब्रिटिश प्रांत था और 562 जो रियासत था उन सबको मिला के एक साथ उन सबको भारत के अंडर में करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको बोला गया कि सबके लिए सबको एक इंडिया के बैनर के तले आ जाइए। उस समय अंग्रेजों के मतलब ब्रिटिश संसद के वायसराय के अंडर आ जाइए, लेकिन कुछ राजाओं ने इसका विरोध किया और अस्वीकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया, संघ में शामिल होने से, इसलिए ये प्लान फ्लॉप हो गया। तो ये नियम तो था लेकिन ये प्लान फ्लॉप था। उसके बाद प्रांतों में पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, प्रांतीय सरकार को स्वतंत्रता दे दिया गया कि आपको जैसे मर्जी वैसे काम कीजिए। गवर्नर को भी बाध्य किया गया है, कार्यकारी परिषद जो बोलेंगे वो आपको करना है, लेकिन उनको पास कुछ बहुत ही कम सीमित शक्तियां थी, वीटो पावर नहीं रह गया, उनके पास शक्तियां बहुत कम रह गई। प्रांतों को अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार मिला और राजस्व एकत्र करने का अधिकार भी मिल गया और द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया कि जो था ना, जो रिजर्व जो सब्जेक्ट था उसको खत्म कर दिया गया और सारा का सारा चीज किसको दिया गया, परिषद को दे दिया गया, विधायी परिषद को दे दिया गया कि आप अपने लिए अपना कानून खुद बनाइए। इसमें अंग्रेजों का कोई योगदान नहीं रहा। कहां पे, प्रांतों में, ना कि केंद्रीय सत्ता में नहीं, सिर्फ कब, कहां, प्रांत में। विधायिका द्विसदनीय हो गई, जो लास्ट में भी हुआ था, इसमें लिखित नियम बन गया, इसमें भी वही नियम रहा। द्विसदनीय का क्या रहा, प्रांतों द्विसदनीय विधायिका आ गई, प्रांतों में भी केंद्र में काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरेशन असेंबली निचला सदन। ठीक है, केंद्रों में द्वैत शासन के व्यवस्था किया गया, जो स्टेट से ले लिया गया था, प्रांत से ले लिया गया था, वो केंद्र में किया गया। मतलब कि आरक्षित विषय, कुछ विषय आरक्षित रखा गया, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, रेल, जेल, ये सब किसके अंडर में रहा, ये सब रहा केंद्र के रिजर्व कैटेगरी में रहा, रिजर्व सब्जेक्ट रहा, जिसपे अंग्रेज कानून बनाएंगे और बाकी चीज भारतीयों को दे दिया गया। इसके अलावा जो बच गए सबको भारतीयों को दे दिया गया, लेकिन ये नियम भी फ्लॉप हो गया, ये कभी लागू ही नहीं हो पाया भारतीयों के विरोध के कारण। व्यापक मताधिकार, मैंने जो लास्ट में 10% बोला था वो उस समय नहीं दिया गया था, इस समय 10% भारतीयों को मताधिकार दे दिया गया, लेकिन अभी मापदंड यही था कि जो ज्यादा टैक्स देंगे, जिनके पास ज्यादा पैसा रहेगा, जो ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उनको देंगे, लेकिन उसमें ही कुछ छूट दिया गया और लगभग 10% भारतीयों को इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन गरीबों का अभी भी कोई जगह नहीं था, आदिवासियों के लिए कोई जगह इसमें नहीं था। संविधान का स्वतंत्र न्यायिक ढांचा रेडी किया गया और एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। कब, 1937 में संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का आधार बना कि पूरे अलग अलग प्रांत में अलग अलग उच्च न्यायालय और पूरे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय। तो ये संघीय न्यायालय की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय का आधार बना कब, 1937 में ये किया गया। और केंद्र और प्रांत का जो भी राज्य और देश के बीच में सरकार का जो बंटवारा होगा, जो अभी होता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, वही चीज प्रांत और केंद्र के जो भी दिक्कत था उसको दूर करने के लिए संघीय न्यायालय का व्यवस्था किया गया। और ये व्यवस्था कब हुआ, 1937 में किया गया। उसके बाद 1858 में भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। 1858 में जो भारत परिषद बना था उस परिषद को भंग कर दिया गया। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और बर्मा को, जिसको अभी हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कब, 1835 ईस्वी में। उसके बाद उड़ीसा और सिंध को नया प्रांत बनाया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया 1936 में
और सिंध को भी अलग करके, पश्चिमोत्तर से सिंध को अलग करके एक अलग नया प्रांत बना दिया गया दोनों को। ठीक है, तो ये हम 1935 के बारे में जान रहे थे। अब हम इसके विशेष और महत्व और प्रभाव के बारे में समझेंगे। तो भारतीय राजनीति के संरचना में सुधार हुआ। इस अधिनियम ने भारत में स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की दिशा में एक कदम उठाया। प्रांतीय स्वायत्तता ने भारतीय नेताओं के प्रांतीय प्रशासन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया। इससे राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय आंदोलन इस अधिनियम को अपर्याप्त और अधूरी आजादी का प्रतीक बताया। भारतीय नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग को और तेज कर दिया गया कि उन्हें लगा कि अंग्रेज हम मांग रहे हैं तो धीरे धीरे तो बढ़ा के दे रहे हैं ना, तो हम और मांगेंगे तो हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि जब अंग्रेज हमें पूर्ण आजादी दे देंगे। इसीलिए कांग्रेस ने इसे क्या बोला कि अपर्याप्त और अधूरी आजादी है, ये हमारी पूरी आजादी नहीं है ये। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका खामी को देखना है, सीमाएं और आलोचना देखना है। असफल संघीय ढांचा, चूंकि देसी रियासत ने मना कर दिया, इसीलिए संघीय ढांचा जो बनाना चाह रहे थे वो खत्म नहीं बन पाया। अलग निर्वाचिका का दुष्प्रभाव। अलग निर्वाचिका ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। अब भारत में इस समय क्या अलग पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई, क्योंकि अगर 1909 में अगर अलग निर्वाचक नहीं दिया गया रहता तो ये पाकिस्तान की मांग का नींव रख दिया गया था उस 1909 में। और ये जो बीज बोया गया था वो इस समय पेड़ बन के खड़ा हो चुका था और भारत के विभाजन का मांग शुरू हो गया था कि भारत, हिंदू और मुसलमान अब साथ साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदुओं के लिए अलग प्रांत दे दिया जाए। उस समय प्रांत की मांग हो रही थी, ना कि अलग देश की। उस समय हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अलग प्रांत की ही मांग किए जा रहा था। बाद में धीरे धीरे 1940 में ये अलग देश की मांग में बदल गया, लेकिन उस समय किसकी मांग थी? सिर्फ अलग प्रांत की। तो ये जो बीज बोया गया था पृथक निर्वाचन से, वो बीज जो है अब पेड़ बन के फल देना शुरू कर दिया और वो फल के रूप में भारत के विभाजन मांगना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण, गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास अत्यधिक शक्तियां थी। अभी भी वाइस गवर्नर जनरल नहीं यार, वायसराय। लिखने वाले ने ब्लंडर गलती किया है। भारतीय विधायिकाओं के निर्णय ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में थी। जो भी भारतीय विधायक का निर्णय था वो ब्रिटिश अधिकारी के नियंत्रण में था। वो जब माने तो माने, नहीं मानेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं। सामाजिक असमानता थी। व्यापक माध्यम केवल 10% आबादी को ही मतदान का अधिकार मिला। ग्रामीण और गरीब वर्ग इससे बाहर रहे। अभी भी ग्रामीण लोगों को नहीं मिला, गरीबों को अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, तो ये पूरे मतदाता भारतीयों का मतदाता थोड़े हुआ। 90% भारतीय तो इससे बाहर ही थे। अभी भी भारतीय नेताओं का अस्वीकार। भारतीय नेताओं ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस अधिनियम की आलोचना की। इसे भारतीय जनता को धोखा देने वाला अधिनियम बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है भारत की आजादी का अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये स्वतंत्रता जो अधिनियम है ये कब हुआ था? ये 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि हम 30 जनवरी 1948 को भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये घोषणा जब हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग ने विरोध किया कि नहीं, भारत का पहले विभाजन कीजिए तब भारत को आजाद करना होगा, नहीं तो यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। ठीक है, तो ये विभाजन का विरोध हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा। तो फिर 3 जनवरी को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि ठीक है, हम भारत का विभाजन कर देंगे और तब विभाजन करने के बाद जाएंगे। और 3 जनवरी को ही लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसे हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम बोलते हैं, जिसे भारत मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने स्वीकार किया था। ठीक है, तो इस अधिनियम का विशेषता क्या करेंगे, विशेषता देखते हैं इस अधिनियम का। भारत का सबसे पहला ये अधिनियम ही था जो भारत का विभाजन कर दिया गया और विभाजन करके 2 राष्ट्र बनाया गया। एक राष्ट्र का नाम रहा भारत और एक राष्ट्र का नाम रहा
पाकिस्तान अपना बचवा। ठीक है, ठीक है, एक भारत बना और एक क्या बना, पाकिस्तान बना। विभाजन में दो अलग अलग राष्ट्र की, अलग अलग राष्ट्र के आधार पर बनाया गया। भारत हिंदू बहुल राष्ट्र था, जो बाद में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का संज्ञा दिया गया जिसे, और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बना, वो पाकिस्तान नाम से बना। वो मुसलमानों के लिए अलग लिया गया था, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बना, वो स्पेशल मुसलमानों के नाम पे राज्य लिया गया था, जिसे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और इस विभाजन के कारण लाखों लोग स्थानांतरित हुए। यहाँ का मुसलमान वहां गए, वहां के हिंदू को यहाँ आना पड़ा। लेकिन फिर भी जिन्हें अपने देश से प्यार था, जिन्हें अपने मिट्टी से प्यार था, जिन्हें अपने धरती से प्यार था, वो अभी भी जो अपने देश, अपने जमीन, अपने धरती से प्यार करते थे, वो हिंदू पाकिस्तान में ही रह गए और वो मुसलमान भारत में ही रह गए। ठीक है, लेकिन जो इधर उधर गए, स्थानांतर के समय बहुत ही भयंकर दंगा हुआ था। ठीक है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान गई और उनके जीवन तहस नहस भी हो गया था। जो अच्छे अच्छे पदों पे थे, अच्छे अच्छे उनका बिल्डिंग था, वो भी टेंट में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। उनके पास पीने का पानी नहीं था, रहने का घर नहीं था। पता चला किसी के पिताजी मर गए, किसी की माँ मर गई, या किसी के पूरा का पूरा परिवार को काट दिया गया। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के साथ नहीं, हिंदुस्तान से जाने वाले पाकिस्तानियों के साथ भी हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये था कि भारत का विभाजन हो गया। दूसरा, भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता भी देने का यही घोषणा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा और ब्रिटिश सरकार का भारत पे कोई शासन नहीं होगा। इस तरह से पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को तय किया गया। और तब से ही भारत 15 अगस्त 1947 को हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से ही हर साल 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इसी के साथ साथ ब्रिटिश सम्राट का भारत पे अधिकार भी समाप्त हो गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि वायसराय का जो पद था वो भी समाप्त कर दिया गया, और वायसराय के पद और गवर्नर का दोनों का पद को समाप्त कर दिया और भारत को स्वतंत्रता मिल गया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में संविधान निर्माताओं का निर्धारण किया गया कि आप अपने अपने देश के लिए संविधान बनाइए, और आपको मन है तो ब्रिटेन का संविधान को मानिए, नहीं मन है तो ब्रिटेन के संविधान को नहीं मानिए। ब्रिटेन के जिस भी संविधान को मानना है, जिसको नहीं मानना है, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है किसे मानना है किसे नहीं मानना है। और दोनों देश में संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद प्रांतीय विधानसभाओं का अस्तित्व जो था, जो प्रांत में जो विधानसभा था 1935 के कारण, उस विधानसभा को अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया और सबको क्या कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। अब स्वतंत्र देश के रूप में पुनः स्थापित हो गया था भारत, और उसमें भारत जिसे मन था भारतीयों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप प्रांत के लिए जैसा कानून चाहे वैसा बना सकते हैं, या तो आप इन्हें आजाद छोड़ दीजिए या आप इन्हें जैसा मर्जी वैसा ट्रीट कीजिए। अब ब्रिटिशर्स का इस पे कोई हक कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ राज्य का मुद्दा आया था, उस मुद्दा को भी सॉल्व किया गया। ठीक है, जिसमें कि हैदराबाद और जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए तैयार थी, यहां तक कि ट्रीटी भी साइन कर लिया था। लेकिन धन्यवाद हो, धन्य है हमारे सरदार पटेल, जिनके कारण, जिनके सूझबूझ के कारण आज ये दोनों क्षेत्र भारत में है। जूनागढ़ अब गुजरात राज्य का हिस्सा है और हैदराबाद तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। ठीक है, कभी इस दोनों के बारे में हम विशेष टॉपिक पे कभी स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे कि दोनों ये क्या था। ये तीनों जो है अपने में एक इंटरेस्टिंग कहानी है, इस कहानी पे कभी हम बात करेंगे कि जूनागढ़, हैदराबाद और भारत को कैसे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को कैसे भारत का हिस्सा बनाया गया था। इस कहानी पे कभी हम स्पेशल लेक्चर में बात करेंगे। भारतीय राज्य का विभाजन और परिसीमन किया गया। भारत के जो भी राज्य थे उसका विभाजन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया गया, दो देश बना दिया गया। पाकिस्तान के पास दो क्षेत्र आया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को अब हम
बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान को हम पाकिस्तान के नाम से ही जानते हैं। भारत में उस समय 565 रियासत थी जिन्हें यह अधिकार दिया गया कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या आप चाहें तो स्वतंत्र देश के रूप में अपना राज्य अपना शासन चला सकते हैं। उसके बाद बहुत से रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया और बहुत से रियासत पाकिस्तान में जाने का कोशिश भी किए थे, लेकिन सरदार पटेल ने किसी को शामिल नहीं होने दिया। उसके बाद इसी के कारण इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान में सरकार का गठन हुआ, जिसमें भारत के सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल बने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था और दोनों देश में अलग अलग सरकार का व्यवस्था हुआ कानून राज्य चलाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब भारत से जा चुके थे, पाकिस्तान से भी जा चुके थे। ब्रिटिश राज का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। जो भी इनका जो सबसे बड़ा जो भारत का सम्राट जो पदवी था वो पदवी को समाप्त कर दिया गया और भारत जो था फिर से पुनः आजाद हो गया। और उस समय भारत के राजा ब्रिटिश के राजा कौन थे? किंग जॉर्ज थे, किंग जॉर्ज 6। ठीक है, उस समय जो राजा थे इनका भारतीय उपमहाद्वीप पे कोई अधिकार नहीं हुआ और इससे शायद ही इस शब्द की समाप्ति के साथ ही भारत पे ब्रिटिशर्स का अंत हो गया। भारत पे ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो चुका था भारत का सम्राट शब्द का समाप्ति के साथ ही। ठीक है, मूल अधिकारों का अभाव था, लेकिन इसमें अभी भी लोगों के लिए मूल अधिकारों का अभाव था। इसमें नागरिकों के लिए कोई विशेष अधिकार सुरक्षित नहीं किया गया था कि नागरिकों का क्या होगा अगर ब्रिटिश कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन हालांकि बाद में क्या हुआ कि बहुत ही जल्द 2 साल के अंदर ही भारत ने अपना संविधान बना लिया। 2 साल लगभग 2.5 साल बाद भारत ने अपना संविधान बना लिया और लागू किया, जिसमें मूल अधिकार भी भारत के नागरिकों को मिल गया, जिसके बारे में हम आगे के क्लासेस में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका हम देखते हैं कि क्या क्या महत्व और क्या क्या प्रभाव था। तो इसका पहला महत्व और पहला प्रभाव क्या था कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और पाकिस्तान का भी निर्माण किया। पाकिस्तान जो जन्म हुआ पाकिस्तान का, और हम जानते हैं जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी तय है, क्योंकि गीता के अनुसार भारत तो शुरू से है और पाकिस्तान का जन्म हुआ तो पाकिस्तान की मृत्यु भी कभी न कभी होगी ही, इन भगवान की कृपा से। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शौर्य का परिणाम था, लेकिन विभाजन के कारण उत्पन्न हुई हिंसा और शरणार्थियों की समस्या आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और समाज पर प्रभाव डालती है। उस समय जो लोग आए थे वो अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी जो उनके दुख दर्द पीड़ा अभी भी अगर आप बहुत सारे लोग के मन में है, घर से बेघर हो गए, उन्हें फिर से अपना जीवन प्रारंभ करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम के कारण, ये जो विभाजन के कारण लोगों के इधर उधर जो पलायन हुआ था, इसके कारण बहुत ही दिक्कत हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया, विभाजन और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। ठीक है, भारत विभाजन के परिणाम से भारत और पाकिस्तान के बीच हिंसा, विस्थापन और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। यह विभाजन आज भी जो दोनों देशों के बीच विवाद और संघर्षों का कारण है, यानी कि अभी भी जो तनाव था, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा अभी भी हम लोग के बीच तनाव का कारण अभी भी पैदा करता है। ठीक है, इसका आलोचना, इसका दिक्कत क्या है, इसका सीमाएं आलोचना क्या है। विभाजन के परिणाम में हिंसा बहुत हुआ था कि अगर विभाजन नहीं होता तो हिंसा नहीं होता। विभाजन के कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। विभाजन प्रक्रिया में भारतीय और पाकिस्तानी में गंभीर आघात हुआ था। अल्पसंख्यकों की स्थिति, विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति दोनों देशों में अस्थिर और कठिन हो गई थी। यानी कि भारत में मुस्लिमों का स्थिति कठिन था और पाकिस्तान में हिंदुओं का स्थिति भी दिक्कत वाला था, कठिन हो गया था। ठीक है, दोनों को अपनी अपनी संपत्ति, अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी घर, अपने अपने समाज, अपने अपने दोस्त मित्र बंधु भाई सबको छोड़ के भारत आना पड़ा था और भारत से सबको छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा था। तो हम आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा इसे पूरा करने का, इसे आपको सोल्व करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।
थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले लेक्चर में संविधान सभा टॉपिक के साथ, जहां पे हम संविधान सभा का गठन करेंगे और भारत का कानून बनाना का काम शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय।